सामान्यतः जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, हम कहते हैं चंद्रमा मनुष्य जात है। मन, मस्तिष्क, विचार का स्वामी है हमारा चंद्रमा। और मैं आपको तय तरीके से बता रहा हूं, जब हमारा चंद्रमा कमजोर होगा, यह तो पिंडे तत्व ब्रह्मांडे, याद है ना? तो जो कुछ ब्रह्मांड में हुआ था उस विशिष्ट क्षण जब हमारा जन्म धरती पर हुआ था, अगर वहां उस वक्त चंद्रमा कमजोर था तो हमारा चंद्रमा कमजोर, वहां उस वक्त चंद्रमा मजबूत था तो हमारा चंद्रमा मजबूत। तो यदि हमारा चंद्रमा कमजोर है तो हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। हमारा सोना, खाना, उठना, बैठना सब प्रभावित होगा। हमारे सामाजिक संबंध प्रभावित होंगे, हमारी सोच प्रभावित होगी, हमारे माता के संबंध प्रभावित होंगे मतलब होंगे। 10-12 लक्षण हैं। यदि चंद्रमा कमजोर है तो उन 10 में से कम 6 चीजें आपके साथ हो रही होंगी, और अच्छा होगा तो भी वह 6 गुण आपको मिल रहे होंगे जिन्हें आप सौभाग्य कह देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जिस तरीके का ज्योतिष उत्पन्न किया, जिस तरीके के सिद्धांत को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो शोध करके दिया, उसके आधार पर किसी मन को समझना बहुत सरल होता है। उसके आधार पर किसी बुद्धि को समझना बहुत सरल होता है। और आप अपने घर के बच्चों के, आप अपने पतियों के, आप अपनी पत्नियों के, मित्रों के आचार विचार व्यवहार को समझ लेते हैं तो आपके लिए जीवन जीना बहुत सरल हो जाता है। यही कारण है कि जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान होता है वह किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है तो बड़ा बनने की उसे कोशिश करनी चाहिए। वह स्वप्न देखे, उन स्वप्न को पूरा करने का प्रयत्न करे, और हमारे पास उसके उपचार हैं, हमारे पास उसका तरीका है कि उसके स्वप्न को पूरा कैसे कराया जा सकता है। लेकिन वही बात जो मैंने आपसे कही थी, उसको आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। भविष्य सिर्फ उन लोगों के लिए निश्चित होता है जो हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ते हैं। अब कोई व्यक्ति जिसे बड़े कार्य करने हो, जिसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य हो, वह बार बार कंफ्यूज होगा, ये तय बात है। अब मत भूलिए अर्जुन भी कंफ्यूज हुए थे। अब मत भूलिए कि शोक रामचंद्र जी को भी हुआ था। आप मत भूलिए कि भ्रम में श्री हनुमान जी भी आए थे। और इन सभी लोगों को कहीं ना कहीं कोई गुरु रूप में जरूर उपस्थित होकर समझाता है कि यदि कोई व्यक्ति भ्रम में रहेगा तो वह कभी भी जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा, द्वंद्व में, अवसाद में चला जाएगा। और जितना ब्रिलियंट व्यक्ति होता है, जितना तेज मस्तिष्क का व्यक्ति होता है, उसके मस्तिष्क में विचार के बीच में द्वंद्व उतना ही अधिक होता है। और यही यदि उसे कोई संभाल ले तो चीजें ठीक। जैसे बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, आप हाथ के हाथ देखिए, हाथ के हाथ, ये हथेली का बाहरी हिस्सा है, इसे हम ज्योतिष की भाषा में चंद्रमा का हिस्सा बोलते हैं। ये पूरा यहां से, इसे परकशन बोलते हैं। यह हिस्सा जितना बाहर की ओर निकला होता है, ऐसे व्यक्ति के पास विचार भी उतने अधिक होते हैं। और ये हिस्से की वजह से वह द्वंद्व में भी होता है। विचार भी कैसे? उच्च श्रेणी के, कुछ कर जाने के, कुछ करके दिखाने के, उससे उसका भी भला हो और उससे समाज का भी भला हो। ये वाला पूरा हिस्सा ये चंद्रमा का हिस्सा है। ये मजबूत रहना चाहिए। ये हिस्सा जितना उठा हुआ होगा, स्पष्ट होगा, इस पर दाग धब्बे नहीं होंगे। दाग धब्बे कैसे होते हैं? इस तरीके से काला, जब आप गौर से देखेंगे तो काले काले निशान या तिल या बहुत सारी खड़ी हुई से पड़ी हुई रेखाएं, अगर यह कुछ भी होगा तो ये निश्चित जानिए उस व्यक्ति की किडनी में, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में और उस व्यक्ति की यात्राओं में हमेशा विधान होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा वैचारिक द्वंद्व में फंसा रहेगा, बहुत ज्यादा भावुक होगा, भावातिरेक में बोला करेगा, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो किसी से किया गया कोई वायदा, एकदम भावुक होकर कुछ भी बोल देगा। और इसकी वजह से उसकी तरक्की बहुत हद तक बाधित होगी, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर ये कोई दाग धब्बा नहीं है, इस तरीके से ये निकला हुआ है बाहर का हिस्सा और ये वाला हिस्सा उन्नत उठा हुआ है, तो ये तय मानिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में 24वें वर्ष में कोई उपलब्धि जरूर प्राप्त करेगा, छोटी हो या बड़ी। दूसरी उपलब्धि 28 में, तीसरी उपलब्धि 34 में, चौथी उपलब्धि 37वें वर्ष में, 5वीं उपलब्धि 42वें वर्ष में होगी और होगी।
मैं इतने दावे से कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपने इस विज्ञान पर विश्वास है। हम किसी से भविष्य पूछने नहीं जाते हैं। ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति दिखाना। जब भगवान विष्णु ने ये शास्त्र भृगु ऋषि को सौंपा था तो उन्होंने ज्योतिर कहा था। ज्योति दिखानी है, ये ज्योतिर्विज्ञान है। दुनिया को ज्योति दिखाने का विज्ञान है। यदि किसी को काउंसलिंग करना, किसी को भविष्य की राह पकड़ाना, अगर ये वैज्ञानिक नहीं है तो कौन सा विज्ञान है जिससे जीवन अच्छा हो सकता है, बताइए तो। लिहाजा हमने भविष्य जाना, हमने अपनी कमियों को जाना। वो व्यक्ति महान होता है जो अपनी कमियों को जानता है। वह व्यक्ति महान होता है जो अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। सफलता उन्हें जरूर मिलती है और यही हठ योग है, यही तप है। अगर ये स्थिति ऐसी है, आपको करना क्या है? चांदी का प्रयोग करना है। इसका वैज्ञानिक कारण भी मैं आपको बताता हूं। चांदी क्यों? आप जानते हैं सबसे पहला वाटर प्यूरिफायर चांदी है, सबसे ज्यादा ब्लड प्यूरिफायर चांदी है। दुनिया की सबसे पहली प्यूरिफिकेशन की जो तकनीक थी वह चांदी से ही प्रारंभ हुई थी। इसलिए चांदी, आप सब जानते हैं कि चांदी खाने से हाइपोथैलेमस पर सकारात्मक असर पड़ता है और चंद्रमा का सीधा संबंध चांदी से है धातु के रूप में। यदि चांदी आप खाते हैं, चंद्रमा मजबूत होता है, विचार मजबूत होता है। चांदी यदि आप पहनते हैं तो आपके शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं उनसे वह चांदी शरीर के ब्लड में, शरीर के जो रक्त का प्रवाह होता है उसे प्रभावित करती है। तो लिहाजा मन में शांति आती है, मन में ओज उत्पन्न होता है, स्वप्न देखते हैं, मन में गर्वानुभूति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है। अब जिसके अंदर गुण हो और साथ ही साथ अपने गुणों को उभारने के लिए वह क्रोध करना छोड़ दे, उसमें धैर्य आ जाए, उसमें शांति आ जाए, उसमें भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाए, उसके अंदर व्याकुलता समाप्त होकर धैर्य आ जाए, वो दूसरों की इज्जत करना सीख जाए, तो क्यों नहीं तरक्की करेगा? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष का यह सकारात्मक प्रयोग करे तो आपको नहीं लगता कि वह पीढ़ियां सुधार सकता है? एक राष्ट्र की पीढ़ियां सुधार सकता है, राष्ट्र के लोगों को बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता? यह उसका उदाहरण दे रहा हूं मैं। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाएगा और समय से चंद्र दर्शन करके सोएगा, निश्चित रूप से चंद्रमा के विकिरण उसके शरीर में ज्यादा प्रभावी होंगे और वह शांत होता चला जाएगा, उसमें धैर्य आएगा। और जो सबसे बड़ा गुण है विद्वान होने के लिए, एकाग्रता। यदि किसी व्यक्ति में व्याकुलता है और एकाग्रता नहीं है तो वह बहुत सारी चीजों में एक साथ काम कर नहीं सकता, बिखर जाएगा उसका व्यक्तित्व। चंद्रमा देता है वो एकाग्रता। बस आपको ये दो चीजें करनी है। ज्योतिष और क्या कहता है? आपसे प्रपंच करने को ज्योतिष नहीं कहता। अच्छे और बुरे लोग हर विज्ञान में हैं। क्या मेडिकल साइंस में बुरे लोग नहीं हैं? क्या लॉ के क्षेत्र में बुरे लोग नहीं हैं? क्या लॉ के क्षेत्र में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या मेडिकल साइंस में अच्छे लोग नहीं हैं? बुरे लोगों से विज्ञान बुरा नहीं होता जनाब। विज्ञान विज्ञान ही रहता है। लोग बुरे और अच्छे होते हैं। खिरनी एक पेड़ होता है, खिरनी का फल खाइए, मानसिक शांति आनी शुरू होगी, चंद्रमा मजबूत होना शुरू होगा। और ज्यों ज्यों अमावस्या की तरफ आपके जाने से आपके मस्तिष्क में व्याकुलता बढ़ती है, ऐसे लोगों को खिरनी की जड़ चूस लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को खिरनी का जो फल होता है वह खा लेना चाहिए। आप देखिए आपके अंदर की व्याकुलता अवसाद समाप्त होने लगेगा, आपके अंदर जोश आने लग जाएगा। यह है वो विज्ञान है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कि भारतीय संस्कृति के किसी भी ज्ञान को आप धता नहीं बता सकते। जो मैंने आपको बताया है आप इसे करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मुझे उन लोगों को और भी गहराई से बताने की आवश्यकता है जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते। जो ज्योतिष पर विश्वास करते उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नहीं करते मैं उन्हें कुछ लक्षण बताता हूं, आप उन्हें समझिए। और बात वही है कि आपको यदि अपने घड़े में ताजा जल भरना है तो पुराना जल फेंकना पड़ेगा। तो यानी आप अनलर्न कीजिए, पूर्वाग्रहों से अपने आप को रहित कीजिए, मस्तिष्क को खाली कीजिए, तब मेरी बातें आपकी समझ में आएंगी। आपके बोलने से, आपके चलने से आप चंद्रमा को समझ सकते हैं। आप खाने में क्या खाना पसंद करते हैं, इससे आप चंद्रमा को समझ सकते हैं। ज्योतिष में सूर्य के बाद चंद्रमा सबसे अहम ग्रह है। पौराणिक कथाओं में भी चंद्रमा है। यही वही चंद्रमा है जिससे बुध उत्पन्न हुआ, जो तारा नाम की एक स्त्री को लेकर भाग गया था। यह वही चंद्रमा है जिस पर अपने गुरु की पत्नी के हरण का दोष है।